दूसरी तरफ अगर तुम्हारा दुश्मन बहुत सारे स्किल्स एक साथ इस्तेमाल करता है तो मेरे भाई तुरंत उससे अपनी दूरी बढ़ा लो। बस चुपचाप उसके सारे स्किल्स के कूल डाउन पर जाने का बहुत ही सब्र के साथ इंतजार करो और फिर सही मौका देखकर सीधा अटैक कर दो। कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारी यह ट्रिक एक बार काम नहीं करती है तो बिना टेंशन लिए 2 या 3 बार फिर से रिपीट करो। ह्योन वू की यह मास्टर क्लास एडवाइस याद आते ही ड्वेन के दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई। उसे जैसे गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट मिल गया था। कुछ ही देर बाद वह दुश्मन जमीन पर बिना हिले डुले मरा पड़ा था। तभी सिस्टम ने बहुत ही शानदार तरीके से अनाउंस किया कि प्लेयर ड्वेन ने यह धांसू मैच जीत लिया है। यह सुनकर ह्योन वू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और स्ट्रीम देख रही सारी ऑडियंस ने भी कमेंट सेक्शन में आग लगाते हुए ड्वेन को ढेरों बधाइयां देना शुरू कर दिया। तभी ह्योन वू के शातिर दिमाग में एक बहुत ही गहरी बात आई। इसमें कोई शक नहीं है कि वह जीत गया। ड्वेन असली दुनिया का एक बहुत ही बड़ा टॉप एक्शन स्टार है। उसकी बॉडी का स्टैमिना और गेम के अंदर उसके पास मौजूद आइटम्स बाकी नॉर्मल गेमर्स से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन यह कितनी अजीब बात है ना कि ड्वेन गेम में इतना कमज़ोर सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह रियल लाइफ में एक बहुत ही बिजी सुपरस्टार है। उसके पास अपने भयंकर बिजी शेड्यूल की वजह से इस गेम को सीखने और समझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हम दोनों एरिना में एक साथ बहुत ही कड़ी प्रैक्टिस भी करते हैं। गेम में एक असली मॉन्स्टर बनने के लिए ड्वेन के पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी और वह थी इस गेम की सही समझ। ड्वेन अब एकदम हैरान होकर अपने ही हाथों को घूर रहा था, जैसे उसे खुद अपनी ताकत पर यकीन नहीं हो रहा हो। ह्योन वू अपने ख्यालों में खोया हुआ आगे सोचने लगा। अगर यह बंदा अपनी उस एक कमजोरी को जड़ से खत्म कर दे तो ड्वेन वेस्टर्न रीजन के उस बड़े से महल पर खड़ा होने वाला आखिरी और सबसे खतरनाक खिलाड़ी होगा। वह बंदा सच में बहुत हैरान था और उसने मन ही मन सोचा, यह तो मेरे सोचने से भी कहीं ज्यादा आसान निकला। ड्वेन ने पूरे जोश के साथ अपनी मुट्ठी बहुत ही कड़ी तरह से भींच ली। इसके बाद उसने अपने दुश्मन पर एक भयंकर डिवाइन पाम स्ट्राइक जड़ दी। और भाई लोग, वह यहीं नहीं रुका। इसके तुरंत बाद उसने एक हाई डैमेज वाली डिवाइन पाम किक सीधा उसके मुंह पर दे मारी। ड्वेन ने गेम को एकदम अपनी एक्शन मूवी समझ लिया था और उसने बहुत ही शानदार स्टाइल में एक स्पेशल एल्बो स्ट्राइक भी जड़ दिया। यह सारा खतरनाक एक्शन देखकर ह्योन वू का खून खौल उठा और वह पूरे जोश में अपना शो होस्ट करने लगा। देवियों और सज्जनों, क्या आप लोगों ने यह बवाल देखा? सिर्फ कुछ ही दिन पहले हमारा यह ड्वेन एक ऐसा प्लेयर था जिसका रैंक 67,34,32,332 पर अटका हुआ था। क्या आप लोग इस बात पर यकीन कर सकते हैं? अब सिस्टम ने स्क्रीन पर दिखाया कि ड्वेन ने एकदम हैरान कर देने वाले मैचेस जीत लिए थे। ह्योन वू ने भी चीखते हुए सबको बताया। और इसी के साथ बिना एक भी मैच हारे ड्वेन ने लगातार 9 मैचेस जीतकर एक भयंकर विनिंग स्ट्रीक बना ली है। ह्योन वू पीछे खड़ा होकर लगातार उसे बधाइयां दे रहा था। ड्वेन, मेरे भाई, तुम्हारी इस 9 गेम की विनिंग स्ट्रीक के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। वह बंदा थोड़ा शर्माते हुए बहुत ही जोर से हंसा और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। तभी ह्योन वू ने अपनी ऑडियंस को और ज्यादा हाइप करते हुए कहा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि ईस्ट अपना सबसे खतरनाक इक्का बाहर निकाले? ह्योन वू खुद पर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था। उसने पूछा, ड्वेन, अब तुम्हारा रैंक क्या है मेरे भाई? उसने स्क्रीन की तरफ देखा और पूरे स्वैग में जवाब दिया, मैं इस वक्त 42,19,70,332 रैंक पर मौजूद हूँ। ह्योन वू ने खुशी से पागल होते हुए कहा, जब तुम 9,99,99,000 रैंक पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें तुरंत वह शानदार ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। फिर ह्योन वू ने बहुत ही तेज आवाज में पूछा, ड्वेन, बताओ हमारा असली गोल क्या है? उसने एकदम साफ शब्दों में और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बिना एक भी मैच हारे सीधा ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना। उसके अंदर का यह खतरनाक जोश देखकर ह्योन वू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। बहुत ही बढ़िया मेरे शेर, तुम इस पूरे एरिया के सबसे खूंखार मॉन्स्टर हो जिसकी 9 गेम की विनिंग स्ट्रीक है। एक असली मॉन्स्टर। ह्योन वू ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे रास्ता दिखाया। जाओ मेरे शेर, 9 गेम की विनिंग स्ट्रीक वाले मॉन्स्टर, जाकर सबको फाड़ दो। लेकिन इससे पहले कि वह बंदा आगे बढ़कर हमला करता, वह दोनों अचानक से अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गए। सामने से एक नया दुश्मन बहुत ही धीरे धीरे और खतरनाक एटीट्यूड में उनके करीब आ रहा था। तभी सिस्टम ने स्क्रीन पर उस दुश्मन की विनिंग स्ट्रीक दिखा दी, 13। स्क्रीन पर यह नंबर देखते ही पूरी की पूरी ऑडियंस सुन्न पड़ गई और सभी लोग सांसें रोककर इस भयंकर बैटल का इंतजार करने लगे। ह्योन वू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। अरे भाई, यह तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। ड्वेन का अगला दुश्मन कोई और नहीं बल्कि नकामुरा था। इतने ज्यादा स्ट्रांग दुश्मन को अपने सामने देखकर ह्योन वू के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसकी भौहें तन गईं। मैंने अपना सारा कीमती टाइम मेन स्क्रीन पर इन्वेस्ट करने में लगा दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज हमारा सामना एक ऐसे खतरनाक सोर्समैन से होगा जिसकी 13 गेम की विनिंग स्ट्रीक है। ह्योन वू ने
ड्वेन की तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखा और चुपचाप उसे मोटिवेट करने लगा। ड्वेन मेरे भाई, बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना। लेकिन उस बंदे की आंखों में अब डर साफ नजर आ रहा था। 13 गेम की विनिंग स्ट्रीक, मतलब वह मुझसे पूरे 4 जीत आगे है। फिर ड्वेन ने बहुत ही दुखी और कड़ी आवाज में कहा, अरे नहीं यार, वह मुझसे सिर्फ 4 जीत ही तो आगे है। अभी ब्रॉन्ज मेडल तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। ड्वेन को अपने एली लीडर पर पूरा भरोसा रखना होगा। मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा। उसकी यह बातें सुनकर ह्योन वू को अचानक से बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। ड्वेन, मेरे भाई, क्या तुम सच में ठीक हो? उस बंदे ने सीधा ह्योन वू की आंखों में देखा और एक शातिर स्माइल के साथ बोला, मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस में हूँ मास्टर। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। आखिर यह मामूली सा स्वॉर्ड्समैन मेरा बिगाड़ ही क्या लेगा? और इसी के साथ ड्वेन और नकामुरा दोनों किसी भूखे शेर की तरह एक दूसरे की तरफ दौड़े और यह महामुकाबला शुरू हो गया। नकामुरा ने अपनी तलवार निकाली और वह पहला और सबसे खतरनाक वार करने के लिए एकदम तैयार था। ड्वेन ने वह वार अपनी तरफ आते देखा और वह 1 सेकंड के लिए अपनी जगह पर जम गया। स्वॉर्ड ची, मुझे इसे हर हाल में रोकना होगा। उसने अपनी पूरी जान लगाकर स्वॉर्ड ची की पहली भयंकर वेव को तो चकमा दे दिया, लेकिन दूसरी वेव एकदम तूफान की तरह आई और इस बार वह इतना लकी नहीं था। ड्वेन ने अपने पेट पर लगे उस गहरे कट को देखा और तुरंत ही सारा मामला समझ गया। इस कमीने की तलवार का डायरेक्शन अचानक से बदल गया था। अगर मैंने सही टाइम पर अपने डिफेंसिव सेटिंग्स को ऑन नहीं किया होता तो आज मेरा गेम यहीं ओवर हो जाता। सच में 13 जीत की विनिंग स्ट्रीक कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं काफी समय से अलग अलग लेवल के प्लेयर से लड़ रहा हूँ, लेकिन यह बंदा एकदम अलग लेवल का मॉन्स्टर है। ट्वेन सच में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था और उसे एक ही साथ कई सारे भयंकर हिट्स पड़ रहे थे। लेकिन तभी उसकी नज़र स्क्रीन पर गई। अपनी ऑडियंस के वह सारे मोटिवेशन वाले कमेंट्स देखकर उसकी आंखों में अंत तक लड़ने की एक नई और खतरनाक आग जल उठी। ड्वेन ने अपनी बची खुची सारी ताकत को एक साथ इकट्ठा किया और पूरी स्पीड से नकामुरा की तरफ दौड़ पड़ा। ऑडियंस और ह्योन वू दोनों ही अब एकदम चुपचाप और बिना पलक झपकाए इस खूनी बैटल को देख रहे थे। ह्योन वू अपने दिमाग में लगातार इस मैच को जीतने का कोई ना कोई तोड़ निकालने की कोशिश कर रहा था। मुझे अभी के अभी इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जली और उसे ड्वेन के साथ हुई एक पुरानी बातचीत याद आ गई। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। अपने अंदर के उस खूंखार मारने वाले इरादे को छुपाकर रखो और बस सही मौके का इंतजार करो। दूसरी तरफ नकामुरा बहुत ही घमंड से मुस्कुराते हुए लड़ रहा था। इस रैंक के घटिया फाइटर्स से मैं और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? इन गधों के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता। अपनी जान बचाकर भागना ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। नकामुरा ने बहुत ही घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हुए एक जोरदार हमला किया। तो तुम पक्का यहीं कहीं छुपे हो, डरपोक चूहे। लेकिन भाई लोग, उसे क्या पता था कि आज उसका बाप उसके सामने खड़ा है। ड्वेन ने एकदम सही मौके का इंतजार करते हुए अपनी मुट्ठी बहुत ही कड़ी तरह से भींच ली थी और जैसे ही वह तलवार पास आई, एकदम आखिरी सेकंड में ड्वेन ने ऐसा खूंखार काउंटर अटैक किया कि नाकामुरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाकामुरा को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की तलवार हवा में दूर जाकर गिरी। यह तो एकदम इम्पॉसिबल है। आखिर वह कमीना गया कहाँ? उसी वक्त हमारा हीरो ड्वेन बहुत ही शातिर तरीके से उसके ठीक पीछे छुपकर खड़ा था और बस सही मौके का इंतजार कर रहा था ताकि वह अपना भयंकर स्किल इस्तेमाल कर सके। फ्लैश स्टेप के साथ उसने शेम को कंबाइन कर दिया। अब नाकामुरा की हालत एकदम टाइट हो गई थी। वह बहुत ही मुश्किल पोजीशन में फंस गया था क्योंकि अब उसे ड्वेन के लगातार आ रहे खतरनाक हमलों को ब्लॉक करना पड़ रहा था। वह दांत पीसते हुए गुस्से में सोचने लगा, यह तो बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। नाकामुरा ने अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे किसी भी हाल में इससे अपनी दूरी बनाए रखनी होगी। बाहर खड़े शियोन बू ने मौका देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा, यही सही वक्त है मेरे शेर, फाड़ दो इसे। ड्वेन ने भी बिना 1 सेकंड बर्बाद किए तुरंत काउंटर अटैक कर दिया और इस एकदम साफ मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। इसके बाद उसने आसमान की तरफ देखते हुए पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। रेज। इस भयंकर और हाई पावर वाले अटैक के सामने नाकामुरा बिल्कुल भी नहीं टिक पाया और वह बस जमीन पर गिरने ही वाला था। उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था और वह नशे में धुत शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, लायंस रो। लेकिन ड्वेन का एक्शन तो अभी बस शुरू ही हुआ था। उसने तुरंत एक बहुत ही खतरनाक डिवाइन पाम पंच जड़ दिया और उसके ठीक बाद एक और भयंकर मुक्का सीधा नाकामुरा के मुंह पर दे मारा और फिर सोने पे सुहागा एक बहुत ही दर्दनाक नी स्ट्राइक सीधा उसके पेट में उतार दी। इस लगातार हो रही भयंकर कुटाई के नीचे नाकामुरा दर्द से तड़प तड़प कर जोर जोर से चीखने लगा। लेकिन ड्वेन तो आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह एकदम खूंखार दरिंदे की तरह लगातार हमला करता जा रहा था और फिर अपने हाथ के सिर्फ एक झटके से
उसने नकामुरा को हवा में कई मीटर दूर उड़ा दिया। वह बेचारा बहुत ही दयनीय और तरस खाने वाली हालत में सीधा जमीन पर जाकर धड़ाम से गिरा। नकामुरा अब जमीन पर चारों खाने चित पड़ा था और पूरे एरिना में अब सिर्फ हमारा ड्वेन ही अपने पैरों पर शान से खड़ा था। अब तो भाई कमेंट सेक्शन में एकदम आग लग गई थी। सारी ऑडियंस लगातार कमेंट्स कर रही थी और ड्वेन की तारीफों के पुल बांध रही थी। ह्योन वू खुशी से पागल हो गया और उसने दौड़कर ड्वेन को गले से लगा लिया। ड्वेन मेरे भाई, तुमने तो उस खतरनाक स्वॉर्ड्समैन को भी धूल चटा दी। वह सच में एकदम बवाल और अमेजिंग था। ड्वेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने बहुत ही मासूमी से पूछा, उस स्वॉर्ड्समैन में आखिर ऐसा क्या खास था मास्टर? और बस फिर क्या था दोस्तों? उस दिन के बाद से ड्वेन को ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने से कोई भी माइक का लाल नहीं रोक सकता था। उस खतरनाक स्वॉर्ड्समैन को हराने के बाद उसके जीतने के चांस पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए थे। देखते ही देखते ड्वेन ने बिना रुके लगातार 19 मैचेस जीत लिए और एक भयंकर 19 कंसेक्यूटिव विंस की स्ट्रीक बना डाली। जिंदगी में पहली बार वह ब्रॉन्ज मेडल रैंकिंग्स में एंटर हुआ था। अपनी खुद की कड़ी मेहनत का इतना शानदार फल मिलता देखकर वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। चलो चलते हैं। अचानक स्क्रीन पर सारा डेटा और उसके साथ एक बहुत ही चमकता हुआ ब्रॉन्ज मेडल का आइकॉन सामने आ गया। ड्वेन एकदम इमोशनल हो गया और उसने दिल से कहा, एकेडमी शुरू करने से पहले तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई मेडल जीत पाऊंगा, लेकिन एली लीडर से मिलने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई और मैं इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना पाया। उसने कैमरे में देखकर ऑडियंस के लिए एक बहुत ही स्पेशल मैसेज भी दिया। एरिना में स्ट्रगल कर रहे आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से इस एकेडमी के लिए रजिस्टर कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके रिजल्ट्स पूरी तरह से बदल जाएंगे। फ्री में इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन मिलता देखकर ह्योन वू ने बहुत ही इज्जत के साथ हाथ मिलाया। तुमने सच में बहुत कड़ी मेहनत की है ड्वेन। उस बंदे ने भी बहुत ही प्यार से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। ह्योन वू ने भी अपनी ऑडियंस के लिए एक मैसेज दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह शानदार स्ट्रीम हम यहीं पर ख़त्म करेंगे क्योंकि ड्वेन ने अपना ब्रॉन्ज मेडल जीतने का सबसे बड़ा गोल पूरा कर लिया है। हाँ तो दोस्तों, अब आप सभी से अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी। स्ट्रीम बंद करते ही ह्योन वू के दिल में जैसे दिवाली का त्यौहार मन रहा था। वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। चलो बहुत बढ़िया हुआ, अब मैं कुछ समय के लिए शांति से अपने मेन सिनेरियो पर फोकस कर सकता हूँ। अब कहानी का सीन एकदम से बदलता है और हम सीधा चलते हैं गिल्ड मोनो पैलेस के अंदर। अंदर का माहौल एकदम गर्म था। मार्को बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह बुरी तरह से झल्लाया हुआ था। उसने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटकते हुए चिल्लाकर पूछा, आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? तुम्हारे हाथों से इतना बड़ा मिशन चोरी हो गया। हमारे पास सबसे पहले फिफ्थ मेन सिनारियो शुरू करने का जो सुनहरा मौका था वह किसी और ने छीन लिया। यह बात मुझे एक बार फिर से बताओ। मार्को लगातार उसे बुरी तरह से रोस्ट कर रहा था और सुना रहा था, पैट्रिक, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि हमने इस चीज में कितना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है? बेचारा पैट्रिक डर के मारे कांप रहा था। वह सिर्फ अपना सिर नीचे झुकाकर अपनी गलती मान सकता था। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, यह सब पूरी तरह से मेरी गलती है। मार्को ने गुस्से से फुफकारते हुए दोबारा पूछा, कौन? आखिर किसने चुराया है इसे? क्या वह न्यू वर्ल्ड वाले हैं या फिर कोई प्रोफेशनल गेमिंग टीम है? पैट्रिक बुरी तरह से हकलाते हुए बोला, बॉस, वह फिफ्थ मेन सिनेरियो है। हमें पूरा शक है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि उस एली लीडर का है। यह नाम सुनते ही मार्को एकदम सुन्न रह गया। क्या क्या यह इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है कि वही वह इंसान है जिसने फिफ्थ मेन सिनेरियो शुरू किया है? पैट्रिक ने अपनी रिपोर्ट देना चालू रखा। उस माइनर ने बताया कि उसने यह बात एक एनपीसी से सुनी है। उन्होंने कहा कि एक मास्क पहने हुए आदमी को लेब्रॉन से ऑन ऑर्डर्स मिले थे और फिर वह आदमी सीधा हाइन माउंटेन रेंज की तरफ चला गया। यह सुनकर मार्को बहुत ही ज्यादा निराश होकर सोचने लगा, जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर था, आज वही बात सच हो गई है। मार्को ने गुस्से में अपना जबड़ा भींच लिया और उसकी आवाज़ एकदम भारी हो गई। अभी के अभी तुरंत एक बहुत ही खतरनाक एक्सपेडिशन टीम तैयार करो। पैट्रिक एकदम हैरान और कंफ्यूज था। जी बॉस। और उसने आगे कहा, भले ही हमें अभी तक यह नहीं पता है कि शुरुआत में इसे किसने चुराया है, लेकिन हमें हर हाल में इस मौके को वापस छीनना ही होगा। मार्को का खून अब पूरी तरह से खौल रहा था। इस बार उस पड़ोस वाले बॉस का हमारे ऊपर जो भी कर्जा है, हम उसे किसी भी कीमत पर उस सबकी भारी से भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, जहां ठंडी और हरी भरी पत्तियों के बीच से सूरज की एकदम मीठी मीठी धूप छनकर आ रही थी। यॉन वू की अपनी एक फैन के साथ प्राइवेट मीटिंग चल रही थी। उसने बहुत ही आराम से पूछा, तो तुमने कहा था कि तुम मेरी एक बहुत बड़ी फ़ैन हो। वह लड़की जिसका नाम सनी था, उसने बस एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी और कुछ भी नहीं कहा। काफ़ी देर के बाद उस अजीब सी शांति को तोड़ते हुए आखिर में सनी ने बोलना शुरू किया। ह्योन वू उसकी बातें सुनकर एकदम हैरान और कंफ्यूज था। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि क्योंकि तुम्हारी जॉब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए तुम्हें किसी डार्क फोर्स ने बंदी बनाकर कैद कर लिया था।
और तुम किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली और सीधा मुझसे मिलने आ गई। क्या तुम्हारा यही मतलब है? अपने उस मास्क के पीछे ह्योन वू बहुत ही ज्यादा शक कर रहा था। यह लड़की अचानक से कहीं से भी टपक पड़ती है और मुझे सीधा मेन सिनारियो के बारे में इतनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे रही है। दाल में कुछ तो काला है। यह सब बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। खैर जो भी हो, सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तो सबसे पहले मैं तुम्हें उस फोर्स का असली नाम और उनके लीडर का नाम बताऊंगी। उस खतरनाक फोर्स का नाम है आंकेन और उनके लीडर का नाम है एडवर्ड। इतना बोलने के बाद वह उसे एक बहुत ही ज़रूरी बात याद दिलाना नहीं भूली। तो अब तुम्हें मुझे एक फ्रेंड के तौर पर ऐड कर लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। यह सुनते ही शियोन वू एकदम बर्फ की तरह जम गया। भाई मैंने कब प्रॉमिस किया? मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने ऐसा कोई भी प्रॉमिस किया था। शियोन वू ने साफ साफ मुंह पर मना कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अनजान लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता। यह सुनते ही उस लड़की ने धीरे से अपने सिर का हुड नीचे खींचना शुरू कर दिया। तो अगर मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं हूं, तो क्या अब यह चलेगा? और इसी के साथ सनी ने आखिरकार अपनी वह मिस्टीरियस आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर ही दी। क्या अब सब ठीक है? उसका असली चेहरा देखकर हमारा हायोन वू कुछ सेकंड के लिए एकदम फ्रीज हो गया और अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा रहा। लेकिन भाई लोग, इस नमूने ने अभी भी उसे बिल्कुल नहीं पहचाना था। उसने बस एक अजीब सा मुंह बनाया और वहां से मुड़कर जाने लगा। तो क्या अब मेरी छुट्टी हो गई? क्या मैं अब जा सकता हूँ? यह देखकर वह लड़की गुस्से में जोर से चिल्लाई, हे भगवान, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? सनी के इतना ज्यादा चीखने और चिल्लाने के बाद भी वह बंदा बिना कोई भाव दिए बस आगे बढ़ता रहा। सनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह तो एकदम इम्पॉसिबल है। तुम सच में मुझे नहीं जानते? इतने बड़े एली लीडर को मेरे बारे में नहीं पता? ह्योनवू ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो पक्का देखा है। तुम्हारा यह चेहरा मुझे थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। जब सनी ने हार मानकर पूरे एटीट्यूड में अपना असली नाम बताया, मैं सनी हूँ। मैं रिपोर्टर की इस पूरी दुनिया की टॉप 1 लड़की हूँ, रिपोर्टर सनी। यह सुनते ही उसके दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई। ओहो, तो यह बात है। इधर सनी ने गुस्से से अपने गाल फुला लिए थे और वह बहुत ही ज्यादा चिड़ी हुई लग रही थी। रिपोर्टर सनी, वह आयावा गेम की सबसे ज्यादा फेमस स्ट्रीमर है, जो पूरे एरिना स्ट्रीमिंग वर्ल्ड में सबसे तेज और एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करने के लिए जानी जाती है। लोग उसे 9 बजे की न्यूज़ वाली लड़की भी कहते हैं। यॉन वू ने अब पूरी बेशर्मी के साथ एकदम हैरान होने की ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दिया। अरे हाँ हाँ, अब मुझे याद आया कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। वह बेचारी इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि बस उसके आंसू निकलने ही वाले थे। क्या तुम कुछ ज्यादा ही नौटंकी नहीं कर रहे हो? फिर ह्योन वू अपनी फालतू बातें छोड़कर एकदम मेन पॉइंट पर आ गया। तो तुम्हारे इतने लंबे समय तक ब्रॉडकास्टिंग से ब्रेक लेने का असली रीजन यही है ना? सनी, मेरी बात सुनो और थोड़ा शांत हो जाओ। वह बोली, हाँ तुम्हारी बात एकदम सही है। मुझे उन खतरनाक रेबल्स ने बंदी बनाकर कैद कर लिया था और इसी वजह से मैं कोई भी स्ट्रीम नहीं कर पाई। ह्योन वू ने एक और तरीका आजमाते हुए पूछा, क्या तुमने इस बारे में क्विंसी से बात करने का ट्राई किया? बदकिस्मती से उस बेचारी ने वह भी ट्राई किया था, पर बुरी तरह फेल हो गई। उसने दुखी होकर बताया, उसने मुझसे कहा कि जब तक यह कोई बग नहीं है, वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। ह्योन वू ने अपने शातिर दिमाग में सोचा, यह सस्पिशियस प्लेयर कोई और नहीं बल्कि खुद सनी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पक्का एकदम सच होगी। अगर मैं किसी भी तरह इस शानदार मौके का फायदा उठा लूं, तो मज़ा ही आ जाएगा। ह्योन वू ने अचानक से एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहा, तुम्हें ना पहचानने की माफ़ी के तौर पर और तुम्हारी इस कमाल की न्यूज़ के बदले, जब यह सीनरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो चलो हम दोनों मिलकर एक साथ स्ट्रीम करेंगे। यह सुनते ही सनी खुशी के मारे एकदम पागल ही हो गई। क्या सच में? सनी ने चहकते हुए कहा, तो फिर चलो बिना टाइम वेस्ट किए एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं। लेकिन भाई लोग, बाहर से भोली दिखने वाली इस लड़की के मन में कुछ और ही खतरनाक खिचड़ी पक रही थी। अगर मैं इतने बड़े एली लीडर के साथ स्ट्रीम करूंगी, तो मेरी स्ट्रीम के व्यूअर्स पक्का डबल हो जाएंगे। मुझे अंधा पैसा और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दोनों एक साथ मिलेंगे। और उधर हमारा हीरो भी अपने मन में कुछ और ही प्लानिंग कर रहा था। अगर मैं इस लड़की की इनसाइड इन्फॉर्मेशन का चालाकी से यूज़ करूंगा, तो मुझे इस मिशन को पूरा करने में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलेगा। यह उन दोनों की जिंदगी की पहली मुलाकात थी, और सच बताऊं तो वह दोनों ही अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करने की खतरनाक कैलकुलेशन कर रहे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चलते हैं रेगिस्तान के बीचों बीच लगे एक छोटे से टेंट में। तभी सिस्टम ने एक बहुत ही कड़क आवाज़ में अनाउंस किया, उन खतरनाक टैटूड मॉन्स्टर्स का काम तमाम करो। उन टैटूड मॉन्स्टर्स ने मिलकर एक ऐसा खूंखार जंगल बना लिया है, जो हमारे पूरे एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। उन सबको खत्म करो और उनके बढ़ते हुए खौफ को कम करो। लेवल M5। कंडीशन, 47 टैटूड मॉन्स्टर्स को खोजकर उन्हें मौत के घाट उतारो। रिवॉर्ड, ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और भारी मात्रा में रॉयल कॉन्ट्रीब्यूशन।
उस सुनसान और बंजर जगह पर अब सिर्फ कैरन की ही भारी आवाज गूंज रही थी। पूरे 47 मॉन्स्टर्स, तुमने अकेले इन सब का सामना करते हुए सच में बहुत ज्यादा पसीना बहाया होगा। जैसा कि महान ड्यूक लेब्रॉन के डिसाइपल से उम्मीद की जाती है, तुमने एकदम वैसा ही काम किया है। सिस्टम ने स्क्रीन पर दिखाया कि उन खूंखार टैटूड मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने का वह मुश्किल टास्क पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उसे अपना इनाम यानी एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एम्पायर के लिए 170 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसके बाद कैरन ने उसे एक और सिरदर्द वाला नया टास्क दे दिया। अब जाओ और ऐसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को पकड़ कर लाओ। तुम उनकी कॉम्बैट पावर को जितना ज्यादा कम करोगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। यह सुनकर ह्योनबू ने पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट होकर एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी, लेकिन उसे हर हाल में यह काम करना ही था क्योंकि उसे पता था कि यह सब कैसे काम करता है। अगर मैं दी गई कंडीशंस को पूरा नहीं करूंगा तो इस मिशन में आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आखिर यह कोई मामूली क्वेस्ट नहीं बल्कि एक मेन स्टोरी लाइन क्वेस्ट है, लेकिन इस क्वेस्ट के पीछे कोई ना कोई हिडन मिशन तो पक्का छुपा होगा। तभी ह्योनवू को अचानक से कुछ याद आया और उसने कैरन को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ है। वह एकदम हैरान रह गया। गुड न्यूज़? फिर ह्योनवू ने उसे बताया कि उस खतरनाक रेबल फोर्स का असली नाम आनकेन है और उनके मास्टरमाइंड लीडर का नाम एडवर्ड है। यह नाम सुनते ही कैरन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। तुम्हें यह सब इतनी डिटेल में कैसे पता चला? ह्योनवू भी उसकी हालत देखकर थोड़ा पीछे हट गया। आखिर कैरन को पहले से क्या क्या पता था। उसने अब ह्योनवू से कुछ भी नहीं छुपाया और एक बहुत ही बड़ा राज खोल दिया। तो क्या बात सच में ऐसी है? अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी इस मिशन की असली सच्चाई बता देनी चाहिए। उसने एकदम सीरियस होकर पूछा। कैसी सच्चाई? कैरन ने फिर पूरी कहानी एक्सप्लेन करना शुरू किया। पूरी दुनिया के लोग यही जानते हैं कि यह सारा बगावत का खेल उन डार्क मेजेस ने शुरू किया है, लेकिन मेरे दोस्त, वह सब तो सिर्फ एक मोहरा है। इस पूरे खेल का जो असली मास्टरमाइंड है वह कोई और नहीं बल्कि सेकंड प्रिंस एडवर्ड है, जो न सिर्फ एनकेन का खूंखार लीडर है बल्कि हमारे महाराज यानी एम्परर का इकलौता छोटा भाई भी है। ह्योनवू यह सुनकर एकदम सन्न रह गया और सोचने लगा, उन खतरनाक रेबल्स का लीडर खुद राजा का सगा भाई है, तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा खेल उस शाही सिंहासन को हथियाने की लड़ाई है। उसने एकदम ब्लैंक चेहरे के साथ पूछा, तो अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? कैरन ने बहुत ही आराम से जवाब दिया, बस शांति से बैठो और इंतजार करो। जिन लोगों को तुम अपने साथ लाए हो वह जल्दी ही हमारे लिए कोई बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन लेकर वापस लौटेंगे। उसने आगे तारीफ करते हुए कहा, खैर जो भी हो, तुमने इस बार उन रेबल्स को कुचलने में सच में एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हमारे महाराज ने तुम्हें मेरे पास भेजकर एकदम सही और सटीक फैसला लिया था। ह्योनवू ने अपने मन में बहुत ही लालची होकर सोचा, क्या यह सच में आसमान से गिरती हुई कोई लॉटरी है? लेकिन कैरन ने उसे चेतावनी देते हुए आगे कहा, लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, अगर तुम हमारे बनाए गए जरूरी स्टैंडर्ड्स को पार नहीं कर पाए तो तुम्हें इस मेन स्टोरी लाइन क्वेस्ट को कर रहे बाकी बहुत सारे प्लेयर्स के साथ बहुत ही भयंकर तरीके से कम्पीट करना पड़ेगा। सिस्टम ने स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि कैरन का असली स्टैंडर्ड यह था कि वह रेबल्स को पूरी तरह से खत्म करके अपने लिए एक बहुत ही शानदार और मजबूत पोजीशन हासिल करना चाहता था। हालांकि यह पोजीशन तभी बरकरार रह सकती है जब कोई कैरन के सेट किए हुए उस भारी स्टैंडर्ड को पार कर ले। सरपास कैरन्स स्टैंडर्ड, जब तक कि असली और सबसे बड़ा एक्सटर्मिनेशन मिशन शुरू नहीं हो जाता। रैंक M5, कंडीशंस, लेवल 140 से 175 के बीच होना चाहिए या फिर रैंक और उससे ऊपर होना चाहिए। स्किल 0, रिवॉर्ड, ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और कैरन की तरफ से एक स्पेशल क्वेस्ट। यह सब देखकर ह्योनवू की हवा पूरी तरह से टाइट हो गई और उसने बुरी तरह से पैनिक करते हुए उससे पूछा, भाई एक बात बताओ, तो फिर यह खूंखार एक्सटर्मिनेशन मिशन आखिर शुरू कब होने वाला है? कैरन ने बहुत ही आराम से और मजे लेते हुए जवाब दिया, जिस हिसाब से अभी काम चल रहा है मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 1 महीने का टाइम तो पक्का लग जाएगा। 1 महीना सुनकर ह्योनवू की हवा पूरी तरह से टाइट हो गई। वह पागलों की तरह सोचने लगा, अरे बाप रे, मुझे सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे 35 लेवल्स बढ़ाने हैं। एक दिन में एक लेवल बढ़ाना भी किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं है। यह तो एकदम इम्पॉसिबल काम है। उसकी यह फटी हुई हालत देखकर कैरन उसकी मदद करने के लिए आगे आया। क्या तुम अब मेरी मास्टर गाइडेंस नहीं सुनना चाहोगे मेरे दोस्त? मुझे पूरा यकीन है कि इस मुश्किल वक्त में यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। मदद का नाम सुनते ही ह्योनवू की आंखों में एकदम से लालच वाली चमक आ गई और वह खुशी से उछल पड़ा। मेरी मदद करने के लिए कोई चीज़? तो क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस काम के बदले मुझे फ्री में ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाले हैं? उसने तुरंत अपना शातिर दिमाग दौड़ाया और एकदम मक्खन लगाते हुए बोला, अरे बिल्कुल मेरे भाई, महान सर कैरन की गाइडेंस हो और मैं उसे फॉलो ना करूं, ऐसा तो सपने में भी नहीं हो सकता। कैरन ने अपनी जेब से एक बहुत ही पुराना सा स्क्रोल निकाला और उसे ह्योनवू के हाथों में थमाते हुए आर्डर दिया,
यह एक खास टेलीपोर्टेशन स्क्रोल है। यह तुम्हें जिस सीक्रेट जगह पर लेकर जाएगा, वहां तुम्हें महान ग्रेट मेज सर्पेंट मिलेंगे। जाकर सर सर्पेंट्स को वह सारी इन्फॉर्मेशन बता दो जो तुम जानते हो, और फिर उनका जो भी जवाब हो वह लेकर मेरे पास आ जाना। तब सिस्टम ने एक बहुत ही भारी आवाज में अनाउंस किया, ग्रेट मेज सर्पेंट को खोजो। उस महान ग्रेट मेज सर्पेंट को, जिसने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा दिमाग एंशिएंट डंजन के उस रहस्यमयी मैजिक पर रिसर्च करने में लगा दिया है। उसे जाकर अभी के मौजूदा हालात के बारे में सब कुछ बता दो, और फिर उसका जवाब वापस लाकर कैरन को सौंप दो। रैंक M5। कंडीशन, सर्पेंट का जवाब कैरन तक पहुंचाना है। 0/1। रिवॉर्ड, ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स और कैरन का एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट। ह्योनबू ने उस पुराने टेलीपोर्टेशन स्क्रोल को अपने हाथ में बहुत ही कसकर पकड़ा और मन ही मन लड्डू फोड़ते हुए सोचा, मुझे बस वहां जाना है और चुपचाप यह सारी इन्फॉर्मेशन उस बुढ़े को बतानी है। अरे यार, ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्या आज सच में आसमान से मेरे ऊपर लॉटरी की बारिश हो रही है? सिस्टम की स्क्रीन पर उस आइटम की पूरी डिटेल फ्लैश हो रही थी। एंशिएंट डंजन टेलीपोर्टेशन स्क्रोल। इस जादुई कागज का इस्तेमाल करके तुम सीधा उस एंशिएंट डंजन में जा सकते हो जो सर्पेंट के खास डंजन से जुड़ा हुआ है। रैंक कॉमन। कोई भी लिमिट या इफेक्ट नहीं है, बस इसे इस्तेमाल करो और सीधा एंशिएंट डंजन में टेलीपोर्ट हो जाओ। ह्योनवू ने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए पूरी हड़बड़ी में उस पेपर को बीच से फाड़ दिया। अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी के अभी उड़कर उस बुढ़े से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन भाई लोग, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। कैरन उसे एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना भूल गया था। अरे रुको, मैं तुम्हें एक मेन बात बताना तो भूल ही गया। उसे वह कागज़ फाड़ने से रोकना था। कैरन ने बहुत ही कमीनी सी स्माइल देते हुए कहा, उस जिद्दी बुढ़े से मदद मांगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तुम बस ये समझ लो कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत और टॉर्चर का सामना करने जा रहे हो। यह सुनते ही ह्योनवू की हवा टाइट हो गई और वह बुरी तरह से पैनिक करने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी मेरे दोस्त। उसने वह टेलीपोर्टेशन स्क्रोल पहले ही फाड़ दिया था। क्या? तो मुझे इतनी ज़रूरी बात अब क्यों बता रहे हो जब मैंने इसे फाड़ दिया है? और बस एक बहुत ही तेज़ रोशनी चमकी और एक ही झटके में ह्योनवू वहां से गायब होकर टेलीपोर्ट हो गया। अगली ही सेकंड ह्योनवू एक बहुत ही ज़्यादा लग्जरी और शानदार जगह पर पहुंच गया था। उसने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा और पूरी तरह से हैरान होते हुए खुद से पूछा, क्या यह कोई स्टडी रूम है? यह जगह तो एकदम महल जैसी लग रही है। ह्योनवू ने पीछे मुड़कर हवा में ही कैरन को गालियां देना शुरू कर दिया। कमीने कैरन, अगर तुमने जानबूझकर मेरा इतना कीमती टाइम वेस्ट किया है तो मैं वापस आकर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तबीयत अचानक से दीवारों में लगे स्पीकर से एक बहुत ही रोबोटिक और भारी आवाज़ गूंजने लगी। लूज एम्पायर की एडवांस्ड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। LSE में आपका स्वागत है। वह रहस्यमयी आवाज़ सुनकर ह्योनवू एक बार फिर से अपनी जगह पर बर्फ की तरह जम गया। यह अजीब सी आवाज़ कैसी है? और यह LSE किस बला का नाम है भाई? और यह लुओस एम्पायर कहाँ से आ गया? उस रहस्यमयी आवाज़ ने पूरा गेम समझाना शुरू किया। LSE में टोटल 10 फ्लोर्स है। अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें हर फ्लोर की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही होगा। तो चलिए फर्स्ट फ्लोर से शुरुआत करते हैं। इस फर्स्ट फ्लोर पर लुओस एम्पायर के बेसिक नॉलेज का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। इतना बोलते ही सामने रखी टेबल पर हवा में से एक बहुत ही मोटी सी किताब प्रकट हो गई। आवाज़ ने ऑर्डर दिया, टेबल पर रखी इस किताब को पूरा पढ़ो और फिर अपना टेस्ट पास करो। ह्योनवू ने उस भयंकर मोटी किताब की तरफ देखा और वह अंदर ही अंदर खून के आंसू रोने लगा। एक टेस्ट? हे भगवान, क्या मुझे अब फिर से एक और किताब पढ़नी पड़ेगी? तभी उस स्पीकर वाली आवाज़ ने फिर से एक बम फोड़ दिया। तुम्हारे पास इस किताब को पढ़ने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम है। और तुरंत ही दीवार पर एक बहुत बड़ी सी घड़ी चलने लगी और टाइमर चालू हो गया। टाइम रिमेनिंग 29 मिनट 59 सेकंड्स। हियोन वू एकदम से उड़कर उस टेबल के पास पहुंचा और बहुत ही गुस्से में दांत पीसते हुए गालियां बकने लगा। सत्यानाश हो इस गेम का, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे एक गेम खेलने के लिए भी इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ रही है। हियोन वू ने अपने कांपते हुए हाथों से उस भारी भरकम किताब को उठाया और उसका टाइटल देखकर एकदम सन्न रह गया। उस किताब के ऊपर बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा था, हिस्ट्री ऑफ लुओस। भाई साहब, यह किताब तो इतनी ज़्यादा भारी है। पक्का इसके अंदर कम से कम 300 से ज़्यादा पेजेस होंगे। अब उसके पास अपनी वह पुरानी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे आज एक गेम के अंदर अपनी वह बचपन वाली भयंकर स्पीड रीडिंग वाली स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। किताब की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि लुओस एम्पायर, जो एक बहुत ही बड़े सिंगल कॉन्टिनेंट पर बसा हुआ है, उसे महान एम्परर आकेन ने बसाया था। वह आज से बहुत ही अलग और खौफनाक टाइम था, जब दुनिया में सिर्फ खूंखार मॉन्स्टर्स और डेमी ह्यूमंस का ही राज चलता था। एम्परर आकेन ने इंसानों की आज़ादी के लिए एक बहुत ही भयंकर लड़ाई लड़ी थी। महान एमलुट का ऐसा मानना था कि एम्परर आकेन ने उस पूरे कॉन्टिनेंट को सिर्फ इसलिए एक साथ जोड़ पाया क्योंकि वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वह एक बहुत ही विशाल जायंट था।
इस अजीब सी बात का सबसे बड़ा सबूत उस रॉयल फैमिली की भयंकर ताकत और उनका बहुत ही विशाल शरीर था। लेकिन इस बात को बहुत ही जल्दी दबा दिया गया, क्योंकि ऐसा कहा गया कि एक नॉर्मल इंसानी परिवार के अंदर भी यह सारी खूबियां हो सकती हैं। लुओस एम्पायर का पूरा इलाका उस महाद्वीप के आधे हिस्से को कवर करता है, और बाकी बचे हुए आधे हिस्से में वह खूंखार मॉन्स्टर्स और डेमी ह्यूमंस निवास करते हैं। डेमी ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी अलग अलग खतरनाक प्रजातियां आती हैं, जैसे कि वेयरवुल्व्स, एल्व्स और खूंखार ऑक्स। उन सभी में से वह दो प्रजातियां जिनकी इस एम्पायर के साथ बहुत ही भयंकर और खूनी दुश्मनी है, वह है वेयरवुल्व्स और एल्व्स। हियॉन वू अपनी मशीन गन जैसी आंखों से पढ़ते हुए बहुत ही तेजी से एकदम आखिरी पेज तक पहुंच गया। उसने एक लंबी सांस ली और जोर से उस भारी किताब को बंद कर दिया। जैसे ही उसने किताब बंद की, दीवार पर चल रहे टाइमर का समय एकदम 0 पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर अब एक बहुत ही अजीब सी खुशी और एक्साइटमेंट चमक रही थी, क्योंकि वह किताब एकदम उसके टेस्ट के हिसाब से लिखी गई थी। सच कहूं तो वह कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही धांसू फैंटेसी नॉवेल पढ़ रहा हूं। और ठीक उसी वक्त स्पीकर से वह रहस्यमयी आवाज फिर से गूंज उठी। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ और अब तुम्हारा असली टेस्ट शुरू होता है। कृपया उस पत्थर वाले टैबलेट पर खुदे हुए उन सारे सवालों को सॉल्व करो। अगर तुमने 80 या उससे ज्यादा का भयंकर स्कोर किया, तो ही तुम अगले सवाल पा पाओगे। अचानक से उसके ठीक पीछे जमीन फाड़कर एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर का टैबलेट हवा में प्रकट हो गया। हियॉन वू ने एकदम हैरान होकर अपनी आंखें फाड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा। तो क्या यह भारी भरकम पत्थर ही मेरा टेस्ट है? उसने उस बड़े से पत्थर को घूरते हुए बहुत ही झल्लाहट में खुद से पूछा। भाई यार, एक बात बताओ, क्या यह एकदम नॉर्मल बात नहीं है कि दुनिया का कोई भी टेस्ट हमेशा एक नॉर्मल पेपर पर दिया जाता है और उसे पेन से लिखा जाता है? यह इतना भारी और अजीब सा पत्थर ही मेरा असली टेस्ट पेपर है। आखिर किस गधे के दिमाग में इतना घटिया और फालतू आइडिया आया होगा? इसके बाद हियॉन वू ने उस पत्थर के ऊपर बहुत ही पुराने अक्षरों में खुदे हुए उन सवालों को पढ़ना शुरू किया। उस पत्थर पर एक के बाद एक लाइन से सारे सवाल लिखे हुए थे। पहला सवाल था कि इस महान एम्पायर का असली नाम क्या है? उसके ठीक नीचे दूसरा सवाल पूछा गया था कि हमारे सबसे पहले एम्परर का क्या नाम था? फिर तीसरा सवाल था कि रॉयल फैमिली की कोई एक सबसे खास खूबी लिखकर बताओ। इसके बाद चौथे सवाल में लिखा था कि उन दो खतरनाक प्रजातियों के नाम लिखो जिनकी हमारे एम्पायर के साथ एकदम जानी दुश्मनी है था वो। और एकदम आखिर में पांचवां सवाल था कि उस इंसान का नाम बताओ जिसने यह अजीब सा अंदाजा लगाया था कि एम्परर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बाहर का रहने वाला जायंट था। पांचवां सवाल पढ़कर हियॉन वू ने अपनी उंगली से उस पत्थर को छूने की कोशिश की। उस इंसान का नाम क्या था? वह अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने लगा और पत्थर पर अपनी उंगली से लिखने की कोशिश करने लगा। लेकिन भाई लोग, यह क्या? जैसे ही उसने अपनी उंगली उस भारी पत्थर पर रगड़ी, वह पत्थर उसकी उंगली के रास्ते पर भयानक तरीके से चटकने और टूटने लगा। हियॉन वू एकदम घबरा गया। अरे बाप रे, मैं इस पर सही तरीके से कैसे लिखूं? हियॉन वू ने खुद से बहुत ही परेशान होकर कहा। अगर मुझे इन सारे सवालों के एकदम सही जवाब पता भी है, तो भी मैं इस भयंकर पत्थर पर उन्हें कैसे उकेर सकता? उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस विशाल पत्थर के एकदम साइड में एक बहुत ही अजीब सा पेन टंगा हुआ था। उसने जैसे ही उस पेन को देखा, वह खुशी के मारे जोर से उछल पड़ा। अरे वाह मेरे भाई, ये तो सच में काम कर रहा है। वह पेन दिखने में 30% लाचार लग रहा था और 70% किसी बाप जैसा सख्त था। हियॉन वू ने पूरे कॉन्फिडेंस और स्वैग के साथ अपने गाल फुलाए, और तभी उस रहस्यमयी आवाज ने पूरे कमरे में अनाउंस किया, तुम्हारे सारे जवाब एकदम सही है। तुम्हारे पॉइंट सेट कर दिए जाएंगे और अब तुम सीधे सेकंड फ्लोर पर आगे बढ़ोगे। सिस्टम ने तुरंत अनाउंस किया कि भारी मात्रा में एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसके अकाउंट में ऐड कर दिए गए हैं। अचानक से उसके ठीक सामने एक बहुत ही चमकता हुआ गोल सा जादुई सर्कल हवा में प्रकट हो गया। हियॉन वू तो अपनी आंखें फाड़कर एकदम सुन्न रह गया। हे भगवान, मुझे एक ही झटके में इतने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। अगर मैं इसी तरह से सारे 10 फ्लोर्स को पार कर लूं, तो मेरा लेवल आराम से 3 बार बढ़ जाएगा। हियॉन वू ने अपने शरीर को थोड़ा स्ट्रेच किया और पूरे स्वैग के साथ उस हरे रंग के चमकते हुए जादुई सर्कल के अंदर कदम रख दिया। क्या यह जगह फ्री में एक्सपीरियंस जमा करने का कोई खजाना है? यह तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम है यार। अब देखते हैं कि सेकंड फ्लोर पर मेरे लिए क्या बवाल इंतजार कर रहा है। जैसे ही उसने उस सर्कल को पार किया, हियॉन वू अपनी जगह पर एकदम बर्फ की तरह जम गया। उसने एकदम कंफ्यूज होकर पागलों की तरह चारों तरफ देखा। अरे भाई, मैं तो अभी भी एक क्लासरूम के अंदर ही हूँ। अचानक से उसे अपने बहुत ही करीब से किसी के जोर जोर से खर्राटे लेने की भयंकर आवाज सुनाई दी। शोनवू ने उस तरफ मुड़कर देखा तो वहां एक अजीब सा आदमी बहुत ही मजे से सो रहा था। वह बंदा एकदम हैरान था और उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, हैं? यह नमूना यहाँ क्या कर रहा है? उसने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, हेलो भाई साहब। वह आदमी उसकी तेज आवाज सुनकर अचानक से हड़बड़ाकर नींद से जाग गया। उसने अपने चेहरे से वह किताब हटाई और देखने लगा कि आखिर उसकी नींद किसने खराब की है।
लेकिन भाई लोग, जैसे ही हियॉन वू ने उस आदमी का चेहरा देखा, उसकी हवा टाइट हो गई और वह चिल्लाया, मास्टर लेब्रॉन। वह आदमी भी उसे देखकर उतना ही ज्यादा हैरान था। अरे मेरा प्यारा डिसाइपल। फिर लेब्रॉन ने अपनी आंखें मलते हुए पूछा, अरे नमूने, तुम यहाँ इस अजीब सी जगह पर क्या कर रहे हो? लेब्रॉन अपने इस पुराने स्टूडेंट को दोबारा अपने सामने देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था। मेरे बच्चे, तुम्हें तो इस वक्त उन विशाल पहाड़ों के बीच होना चाहिए था। यह सब क्या चल रहा है? ह्योन वू ने पूरी बात समझाते हुए उसे बताया। बात ऐसी है मास्टर कि सर कैरन ने मुझे बताया कि वह ग्रेट मेज सर्पेंट से यहीं पर मिले थे। उन्हें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल का जवाब चाहिए। लेब्रॉन ने एकदम चौंक कर दोबारा पूछा, क्या कैरन ने तुमसे कहा कि तुम यहाँ आकर सर्पेंट से मिलो? लेब्रॉन ने एक ही सेकंड में कैरन के शातिर दिमाग और उसके असली इरादे को पकड़ लिया। मुझे पूरा यकीन है कि उस गधे ने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए भेजा है क्योंकि वह खुद उन मोटी मोटी किताबों को बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता था। श्योन वू बहुत ही मासूमियत से ब्लैंक होकर बोला, पढ़ना? लेब्रॉन ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए पूरी बात एक्सप्लेन की। मेरे भाई, इस जगह के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स को पार करने के लिए तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और फिर भयंकर सवालों को सॉल्व करना पड़ता है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि तुम जितनी बार भी यहाँ आओगे, इन किताबों के टाइटल हर बार अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए तुम्हें हर बार वापस आने पर एकदम नई और बोरिंग किताबें पढ़नी पड़ेंगी। तभी अचानक से छत के ऊपर से एक और भारी भरकम पत्थर नीचे आकर धड़ाम से गिरा। श्योन वू ने अपना सिर पीटते हुए मन ही मन सोचा, सत्यानाश हो, इसका मतलब यह सेकंड फ्लोर भी पूरी तरह से पढ़ाई लिखाई वाला ही है। सब कुछ अच्छे से समझाने के बाद लेब्रॉन उसकी तरफ मुड़ा और उसने सीधे पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ उस सर्पेंट के पास चलना चाहोगे या फिर तुम अकेले ही इस खतरनाक डंजन को पार करना चाहते हो? लेब्रॉन वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते वह उसे एक बहुत ही ज्यादा लालच वाली बात याद दिलाना नहीं भूला। वैसे मेरे दोस्त, इस डंजन को क्लियर करने का रिवॉर्ड सच में बहुत ही ज्यादा हाई और शानदार है। तुम्हें इस प्राचीन लुओस एम्पायर के बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट्स और धांसू टेक्नोलॉजी मिल सकती है। और अगर तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी रही तो तुम्हें एलिक्सर जैसी बहुत ही रेयर और जादुई चीजें भी मिल सकती है। इतने भयंकर रिवॉर्ड का नाम सुनते ही ह्योन वू के मुंह में पानी आ गया और उसने तुरंत लालच में आकर अपने मास्टर का इन्विटेशन ठुकरा दिया। मैं बहुत जल्द वहां पहुंच जाऊंगा मास्टर, आप जाकर सबसे पहले सर सर्पेंट से मिल लीजिए। उसने अपने लालची दिमाग में सोचा, भाई मैं इतने शानदार और भारी रिवॉर्ड को अपने हाथों से ऐसे ही तो जाने नहीं दे सकता। लेब्रॉन ने उसकी बात सुनी और हार मानते हुए एक लंबी सांस ली। मुझे पता था मेरा यह नमूना डिसाइपल पक्का मर जाएगा अगर यह किसी डंजन के अंदर इधर उधर ना भटके। लेब्रॉन उस चमकते हुए गेट के पास पहुंचा और जाते जाते उसे हाथ हिलाकर गुड बाय कहना नहीं भूला। ठीक है मेरे भाई, तो फिर मैं पहले निकलता हूँ। गुड लक मेरे प्यारे डिसाइपल। ह्योन वू ने पूरे जोश में चिल्लाकर जवाब दिया, जी मास्टर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब ह्योन वू अपने असली और सबसे ज़रूरी काम पर वापस लौट आया। उसने उस भारी पत्थर पर खुदे हुए उन सारे सवालों के जवाब देना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद उस रहस्यमयी आवाज़ ने पूरे कमरे में अनाउंस किया, बधाई हो, तुमने इन सारे सवालों के एकदम सही जवाब दिए हैं। तुम्हें अपना शानदार रिवॉर्ड मिल चुका है और अब तुम सीधे थर्ड फ्लोर पर जाओगे। ह्योन वू ने बिना किसी टेंशन के बहुत ही जल्दी और एकदम आसानी से यह भयंकर टेस्ट भी पास कर लिया था। वह खुशी से उछलते हुए जोर से चिल्लाया, चलो भाई लोग, अपना सेकंड फ्लोर भी एकदम खल्लास हो गया। ह्योन वू ने किसी हॉलीवुड हीरो की तरह अपनी उंगली के पोर से निकलता हुआ धुआं फूंका और वह अपने आप से बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। यह सेकंड फ्लोर पहले वाले से कुछ ज्यादा अलग नहीं था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें हिस्ट्री के बोरिंग सवालों की जगह कल्चर और आर्ट्स के सवाल पूछे गए थे। लेकिन हायोन वू के दिमाग में अभी भी एक बहुत बड़ा कीड़ा काट रहा था। किसी भी नए प्लेयर के लिए यह लेवल सच में काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन मुझे अपने सारे जवाब उस अजीब से पत्थर पर वैसे क्यों लिखने पड़े? अब उसके शातिर दिमाग में एक साथ 10 लाख सवाल घूम रहे थे। क्या उस भारी पत्थर पर लिखना भी अपने आप में एक भयंकर टेस्ट था? ह्योन वू ने पूरे स्वैग में उस गेट के पार कदम रखा और वह गेट उसे सीधा एक बहुत ही एडवांस लेबोरेटरी के अंदर ले गया। अरे भाई, एक बोरिंग क्लासरूम के बाद अब सीधा एक साइंस लैब। तभी वह रोबोटिक आवाज़ एक बार फिर से गूंज उठी, इस थर्ड फ्लोर पर तुम्हारा एक बेसिक मैजिक टेस्ट लिया जाएगा। कृपया अपने ठीक सामने रखे हुए इन 3 चमकदार ऑर्ब्स के अंदर हमारे बताए गए एकदम सही पैटर्न के हिसाब से अपना मैजिक भर दो। और याद रहे, तुम्हारे पास इस काम के लिए सिर्फ 60 मिनट का टाइम है। ह्योन वू ने जैसे ही यह अजीब सी रिक्वेस्ट सुनी, उसे अचानक से अपना एक पुराना इवेंट याद आ गया। अरे बाप रे, यह टेस्ट तो बिल्कुल उस पुराने कंपटीशन इवेंट की तरह ही है। उसने बिना किसी डर के उन 3 चमचमाते हुए ओनैप्स को अपने हाथों में उठा लिया और एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और कमीनी स्माइल दी। अगर बात सिर्फ इतनी सी है तो यह मेरे लिए एकदम बच्चों का खेल है। मैंने पहले ही उस भयंकर कंपटीशन में एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया हुआ है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। एक हिडन कैमरे के जरिए कोई यह सारा नज़ारा देख रहा था।
ह्योन-वू बहुत ही मज़े से और एकदम आसानी से उन 3 ऑर्ब्स के साथ किसी जादूगर की तरह जगलिंग कर रहा था। यह बवाल नज़ारा देखकर महान ग्रेट मेज सर्पेंट पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। हैरानी के मारे उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह गया था। क्या? यह लड़का आखिर है कौन? सर्पेंट ने एकदम हक्के-बक्के होकर लेब्रॉन से पूछा। क्या यह सच में तुम्हारा डिसाइपल है? तुमने इस खूंखार मॉन्स्टर को आखिर कहाँ से खोज निकाला है? लेब्रॉन बहुत ही ज्यादा शांति से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और मजे से अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसके चेहरे पर अपने इस धांसू स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व साफ झलक रहा था। सच में, यह चाय बिल्कुल भी बुरी नहीं है। उसे अपनी सबसे फेवरेट जगह पर मजे से बैठा देखकर सरपेंट गुस्से से लाल हो गया और जोर से चिल्लाया, तुम मेरी इस फेवरेट सीट पर बैठकर क्या कर रहे हो? फिर उसने अपनी आंखें छोटी की और एकदम भारी और दबी हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम्हारा यह चेला सिर्फ एक मामूली सा एडवेंचरर है? क्या यह लड़का सच में सिर्फ एक एडवेंचरर है? लेब्रॉन ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अगर कोई एडवेंचर करता है तो वह एडवेंचरर ही तो होगा ना। क्या तुम बुढ़ापे में सच में सठिया गए हो? सर्पेंट ने गुस्से में कांपते हुए उस स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाई और जोर से चिल्लाया, तो फिर अपनी आंखें फाड़कर इसे देखो और मुझे समझाओ कि यह सब क्या बवाल चल रहा है। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा एडवेंचरर देखा है जो यह सब इतनी आसानी से कर सकता हो? लेब्रॉन एकदम शांति से अपनी जगह पर बैठा रहा और मजे से उसकी बकवास सुनता रहा। सर्पेंट ने अपना आपा खोते हुए चीख कर कहा, लेब्रॉन, तुम और मैं, हम दोनों ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स पर उस नुकीले स्टील के पेन का इस्तेमाल किया था। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उस भारी पत्थर पर जवाब लिखने का वही एक सही तरीका है ना? फिर सर्पेंट बुरी तरह से झल्लाते हुए जोर से चिल्लाया, आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो इतने कठोर पत्थर पर अपनी उंगली से लिखता है? लेब्रॉन ने अपने स्टूडेंट का बचाव करते हुए और बात को पूरी तरह से घुमाते हुए कहा, अरे यार, मैं पहले उस छोटे से पेन को ढूंढने में बहुत ज्यादा आलस कर रहा था, इसलिए मैंने भी अपने हाथों से ही उस पत्थर पर लिख दिया था। अगली बार से उस पेन को किसी ऐसी जगह पर रखना जहां से वह आसानी से दिखाई दे सके। यह सुनते ही सर्पेंट और ज्यादा भड़क गया और जोर से चिल्लाया, ओहो, तो इसका मतलब वह असली मुजरिम तुम थे? सर्पेंट ने फिर से मुड़कर उस स्क्रीन की तरफ देखा और वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? इस लड़के ने इतनी जल्दी थर्ड फ्लोर भी पास कर लिया। लेब्रॉन ने अपने मन में बहुत ही प्राउड होकर सोचा, मेरे इस खतरनाक डिसाइपल ने अभी तो बस थर्ड फ्लोर ही पास किया है। और फिर उसे अचानक से अपने एक पुराने दोस्त महान की याद आ गई। महान, मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? आज मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। दूसरी तरफ हमारा हीरो ह्योन वू एक बार फिर से खुशी के मारे पागल हो रहा था। तभी वह रहस्यमयी आवाज पूरे कमरे में एक बार फिर से गूंज उठी, टाइम रिमेनिंग 50 मिनट्स और 13 सेकंड्स। बधाई हो, तुमने यह भयंकर टेस्ट एकदम परफेक्ट तरीके से पास कर लिया है। कृपया अपना शानदार रिवॉर्ड हासिल करो और अब सीधे फोर्थ फ्लोर की तरफ आगे बढ़ो। और फिर तो भाई लोग, सिस्टम की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन की एकदम छड़ी लग गई। ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। स्किल प्रोफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैजिक से जुड़े हुए सारे स्किल्स की प्रोफिशिएंसी भी तेज़ी से बढ़ गई है। रैंक भी ऊपर चला गया है। स्किल रैंक, माना रिकवरी अब बढ़कर सी लेवल पर आ गई है। स्किल रैंक, माना कंट्रोल बढ़कर बी लेवल पर आ गई है। स्किल रैंक, माना बूस्ट अब सी लेवल पर पहुंच गई है। स्किल रैंक, माना बर्स्ट भी डी प्लस लेवल पर आ गई है। प्रोफाउंड हेवन डेमोनिक आर्ट अब रैंक अप होकर लेवल 2 पर पहुंच गई है। और कंटिन्यूअस स्वॉर्ड स्ट्राइक भी रैंक अप होकर लेवल 3 पर पहुंच गई है। वह नमूना अपना मुंह फाड़े हुए एकदम शॉक्ड होकर उन सारी नोटिफिकेशंस को पढ़ रहा था। श्योनवू तो जैसे सुन नहीं पड़ गया था। हे भगवान, मेरे मैजिक से जुड़े हुए सारे के सारे स्किल्स एक ही झटके में एक लेवल ऊपर चले गए। अगर दुनिया में सच में ऐसा कोई बवाल डंजन मौजूद है तो मैं यहाँ बार बार वापस ज़रूर आऊँगा। भले ही मेरे मास्टर मुझे पीट पीट कर जान से क्यों ना मार डाले, लेकिन मैं इस खजाने को लूटने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा। स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठा सर्पेंट उसकी यह सारी बातें सुन रहा था और वह पूरी तरह से चकरा गया था। शनवू अपने दिमाग में मज़े लेते हुए सोच रहा था, यह सब तो मेरे सोचने से भी कहीं ज़्यादा आसान है। अगर मैं यहाँ मज़े से सोता रहा तो फिर आज मैं इस खूंखार डंजन को कैसे ख़त्म कर पाऊंगा। देखते ही देखते शनवू अब फोर्थ फ्लोर पर भी पहुंच गया। वहां उसे 3 खतरनाक रोबोट्स का सामना करना पड़ा और उसे एक ऐसा वेपन इस्तेमाल करना था जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन उसने उन्हें भी बहुत ही बुरी तरह से धो डाला। फिर फिफ्थ फ्लोर पर ह्योन-वू को एक बहुत ही विशाल और ताकतवर रोबोट के साथ पंजा लड़ाना पड़ा। और भाई लोग, आखिर में जीत हमारे हीरो की ही हुई। इसके बाद सिक्स फ्लोर तो ह्योन-वू के लिए कोई चैलेंज ही नहीं था। वह टेस्ट कुछ भयंकर रुकावटों को पार करने का था, लेकिन हमारे इस मॉन्स्टर के लिए यह सब तो बस किसी सुबह की वार्म अप एक्सरसाइज जैसा था। और फिर आखिरकार एकदम तबाही मचाते हुए ह्योन-वू सेवन्थ फ्लोर पर जा पहुंचा। वहां उसे एक कीमती मोती ढूंढने के लिए बहुत ही लंबे समय तक पानी के एकदम अंदर गहराई में डुबकी लगानी पड़ी, लेकिन हमारे ह्योन-वू ने बहुत ही जल्दी वह मोती भी खोज निकाला। वह रहस्यमयी आवाज एक बार फिर से गूंज उठी,
तुमने यह टेस्ट भी एकदम परफेक्ट तरीके से पास कर लिया है। प्लेयर को एक बहुत ही शानदार इनाम दिया जाता है और अब तुम 8 फ्लोर पर आगे बढ़ोगे। सिस्टम की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस का आना अभी भी नहीं रुका था। भयंकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। लेवल अप स्टेटस बोर्ड सामने आ गया। कैंग ह्योन वू लेवल 144। नाइट का टाइटल भी अब एक्सपांड हो गया है। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 825, स्टैमिना 732, स्पीड 975, माना 860, एंड्योरेंस 158 और अभी भी पूरे 5 पॉइंट्स बचे हुए हैं। ह्योन वू ने अपने इस रॉकेट की तरह बढ़ते हुए लेवल को देखा और खुशी से जोर से चिल्लाया, लेवल 144। मैंने सिर्फ इस एक डंजन के अंदर अपने पूरे 4 लेवल्स बढ़ा लिए हैं। उसने अपने मन में सोचा, उस कैरन का बहुत बहुत शुक्रिया जिसकी वजह से मुझे इतनी तगड़ी और फायदे वाली क्वेस्ट मिल गई। ह्योन वू ने पूरे स्वैग और कॉन्फिडेंस के साथ 8th फ्लोर के गेट के पार अपना कदम रखा। अब देखते हैं कि इस 8th फ्लोर पर मेरा कौन सा बवाल रिवॉर्ड इंतजार कर रहा है। तबीयत उस रहस्यमयी आवाज ने उसे चेतावनी देते हुए याद दिलाया, इस ईस्ट फ्लोर पर तुम्हारा टेस्ट उन खूंखार डेमीह्यूमंस के ऊपर लिया जाएगा जो हमारे पूरे किंगडम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह सुनकर ह्योन वू एकदम अपनी जगह पर जम गया। तुम्हारे सामने जो डेमीह्यूमन समन किया गया है उससे लड़ो और उसे बुरी तरह हराओ। और फिर अचानक से एक भयंकर डेमीह्यूमन वहां भेज दिया गया। ह्योन वू उसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। क्या? ह्योन वू के ठीक सामने एक बहुत ही विशाल और खूंखार गॉब्लिन खड़ा था। उसने अपने मन में चिल्लाते हुए कहा, अरे बाप रे, यह तो डेकन है। ह्योन वू को अपनी ही आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह सब सच में रियल है? उस रहस्यमयी आवाज ने तुरंत उसके दिमाग में चल रहे सवाल का जवाब दिया। यह जो डेमी ह्यूमन तुम्हारे सामने समन किया गया है, यह एक चाइमेरा है जिसे तुम्हारी खुद की पुरानी यादों के आधार पर बनाया गया है। यह डेमी ह्यूमन अपने असली रूप से कमजोर भी हो सकता है या फिर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। यह आधा अधूरा जवाब सुनने के बाद भी ह्योन वू अभी भी बहुत ज्यादा हैरान था। दुनिया भर के इतने सारे खतरनाक डेमी ह्यूमंस में से आखिर मेरे सामने यह डाकन ही क्यों आया? खैर, यह अपने असली रूप से कमजोर भी हो सकता है, तो चलो इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। आवाज ने एक बार फिर से गूंजते हुए कहा, जैसे ही तुम्हें सिग्नल मिलेगा यह 8th फ्लोर का टेस्ट शुरू हो जाएगा और इस खूंखार डेमी ह्यूमन के साथ तुम्हारी मौत की लड़ाई शुरू हो जाएगी। ह्योन वू ने तुरंत बिना कोई रिस्क लिए तंगाई को समन कर लिया। बाहर आ जाओ मेरे तंगाई। तंगाई ने बाहर आते ही अपने ठीक सामने खड़े उस विशाल डाकन को देखा और वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। मास्टर, हम लोग ये कहाँ आ गए हैं? ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी वह डार्क फॉरेस्ट नहीं लग रही है और ये खूंखार जानवर यहाँ क्या कर रहा है? क्या हम एक बार फिर से इसके साथ लड़ने वाले हैं? यॉनवू ने उसे तसल्ली देते हुए समझाया कि मेरे भाई टेंशन मत ले, यह बस सिस्टम के एक टेस्ट का नकली क्लोन है। तंगा यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, क्या सच में? फिर उसने लड़ाई से बचने के लिए तुरंत एक बहुत ही घटिया सा बहाना बना लिया। तो फिर मास्टर, आप ही जाकर उस नकली फेक क्लोन को धूल चटा दीजिए। मैं तो वैसे भी आजकल इतना ज्यादा लड़ लड़कर पूरी तरह से थक चुका हूँ। यह सुनकर ह्योन वू एकदम निशब्द रह गया। अबे गधे, मैंने तुझे यहाँ वो अपने लिए लड़ने के लिए बुलाया है, और अगर तू लड़ नहीं सकता तो कम से कम मुझे सपोर्ट तो कर दे। जैसे ही तंगाई ने वह सपोर्ट वाला शब्द सुना, वह एक ही झटके में तेजी से ह्योन वू के शरीर के साथ मर्ज हो गया। सिस्टम का मैसेज आया, बेयर्स विगर हासिल कर लिया गया है। स्टैमिना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रेंथ भी खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। फॉरेस्ट ब्लेसिंग भी हासिल कर ली गई है। डिफेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है और स्टैमिना अब बिना रुके लगातार रिकवर हो रहा है। तंगाई को काम चोरी करते और इतना ज्यादा आलस दिखाते हुए देखकर ह्योन वू का खून खौल उठा और उसने गुस्से में उसे एक जोरदार टपली मार दी। भाई, मुझे अब सच में बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है। तंगाई के सिर पर एक बहुत ही बड़ा सा आलू जैसा बम्प निकल आया। ह्योन वू ने उसे बुरी तरह डांटते हुए कहा, सुन ले मेरे भाई, अगली बार से लड़ाई में सबसे पहले आगे तू ही जाएगा। आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा पेट होता है जो तब आराम से लेटकर मजे मारता है जब उसका मास्टर अपनी जान जोखिम में डालकर शिकार कर रहा हो? तंगाई अपने सिर को पकड़कर बहुत ही फनी तरीके से गाल फुलाते हुए मुंह बनाने लगा। कंजूस मास्टर, आप एकदम खड़ूस हो और इसी वजह से आज तक आपकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। ह्योन वू ने उसकी बकवास को इग्नोर किया और धीरे धीरे डाकन के उस भयानक इल्यूजन की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसकी आंखें एकदम सिकुड़ गई थीं और उसका फोकस एकदम लेजर जैसा था। ह्योन वू को डाकन के साथ हुई अपनी वह सारी पुरानी खूनी लड़ाइयां याद आने लगीं। अपने दिमाग में सोचते हुए उसने कहा, अगर मैं पुरानी बातों को याद करूं तो यह डाकन हर बार लड़ाई में मुझसे बहुत ही बुरी तरह से हारता था। मैं हमेशा इसे दोबारा ललकार सकता हूं। उसने पूरे स्वैग में अपनी चमचमाती हुई स्वॉर्ड बाहर निकाली और एकदम खतरनाक बैटल के लिए तैयार हो गया। उस रहस्यमयी आवाज ने पूरे कमरे में गूंजते हुए अनाउंस किया, बिगिन। और बस इतना सुनते ही डाकन का वह शांत दिखने वाला इल्यूजन एकदम से किसी खूंखार दरिंदे में बदल गया। उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और भयंकर तरीके से पावर अप करने लगा। डाकन एक भूखे शेर की तरह आगे बढ़ा
और उसने अपनी विशाल स्वॉर्ड को सीधे हियोन वू के सिर पर दे मारने के लिए हवा में घुमाया। लेकिन हमारा हीरो एकदम शांत खड़ा रहा और बस बहुत ही चालाकी से उसकी हर एक मूव को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके हाथों में मौजूद स्वॉर्ड अब पूरी तरह से एक बहुत ही खौफनाक काले रंग के मैजिक से कवर हो चुकी थी। उसने एकदम सीरियस होकर अपनी आंखें और भी ज्यादा छोटी कर ली। तभी सिस्टम की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की लाइन लग गई। कॉम्बैट मास्टर स्किल अब अपग्रेड हो चुका है। स्टैट्स भी अपग्रेड हो गए हैं। कॉम्बैट स्टैट्स बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। सारे के सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं। डिफेंस स्टैट्स भी बढ़ गए हैं। दुश्मन प्लेयर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए एडिशनल स्टैट्स भी बढ़ गए हैं। असैसिन स्ट्रेंथ स्किल अपग्रेड हो चुका है। और फाइनली सारे के सारे स्टैट्स में सीधे 15% का एक बहुत ही भयंकर बूस्ट आ गया है। यॉनवू की आंखें अचानक से किसी बाज की तरह तेज हो गई थीं, जैसे वह बस एकदम सही मौके का इंतजार कर रहा हो। उन दोनों की भारी सोर्ड्स आपस में एक बहुत ही भयंकर आवाज के साथ टकराई, और जहां वह टकराई थी वहां से आग की भयंकर चिंगारियां उड़ने लगीं। ह्योनवू ने अपनी स्वॉर्ड को पूरी ताकत से बाहर की तरफ घुमाया, और डाकन भी अपनी जान बचाने के लिए और बीच में दूरी बनाने के लिए पीछे की तरफ कूद गया। डाकन के पैर जमीन पर रगड़ाते हुए बहुत दूर तक फिसलते चले गए। लेकिन भाई लोग, ह्योनवू के पैर भी जमीन पर और भी ज्यादा बुरी तरह से पीछे की तरफ खिसकते हुए गए। वह दोनों एक दूसरे को एकदम खूंखार नजरों से घूर रहे थे, और पूरा का पूरा बैटलफील्ड अब भयानक धूल के गुब्बार से भर चुका था। यॉनवू का वह हाथ जिससे उसने अपनी सोट पकड़ रखी थी, वह लड़ाई के प्रेशर की वजह से हल्का हल्का कांप रहा था। वह बहुत ही ज्यादा सावधान हो गया था। अरे बाप रे, यह तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। मुझे इसकी असली ताकत का अंदाजा लगाने के लिए इसके साथ एक बार और भिड़ना ही होगा। उसने अपने ठीक सामने खड़े उस खूंखार डेकन को देखा और बहुत ही शांत दिमाग से कमेंट किया, यह इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसका सबसे कम लेवल भी पक्का 180 के आसपास तो जरूर होगा। यॉनवू के हाथ में मौजूद जादुई अंगूठी अचानक से बहुत ही तेज रोशनी के साथ चमक उठी, और अब वह दोनों पहले से भी कहीं ज्यादा खौफनाक तरीके से एक दूसरे से टकराने लगे। अगर यह सच में इतना ताकतवर है, तो फिर अब मामला एकदम अलग होने वाला है। ह्योनवू ने तुरंत अपना जायंट स्ट्रेंथ स्किल इस्तेमाल कर दिया। सिस्टम ने बताया कि उसका स्ट्रेंथ स्टैट और भी ज्यादा बढ़ गया है। डेकन लगातार उसके ताबड़तोड़ हमलों को ब्लॉक कर रहा था, क्योंकि ह्योनवू एकदम बिना रुके किसी मशीन गन की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। डाकन धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, और उसके चेहरे से डर और मेहनत का पसीना टपक रहा था। और तभी हमारे शातिर ह्योनवू ने एकदम सही मौका देखा और सीधा डाकन की गर्दन को उड़ाने के लिए एक भयंकर वार कर दिया। उस खतरनाक हमले के बाद वह एक सेकंड के लिए रुका। डाकन के कंधे पर एक बहुत ही गहरा और भयानक कट लग गया था, जिससे बहुत ही बुरी तरह से खून बह रहा था। ह्योनवू ने अपना सिर घुमाया और एक बहुत ही कमीनी सी स्माइल देते हुए अपनी स्वॉर्ड को पूरे स्वैग में अपने कंधे पर रख लिया। लेकिन तभी उसकी आंखें अचानक से हैरानी के मारे एकदम से फटी की फटी रह गई। डाकन का एक बहुत ही विशाल और खौफनाक साया एकदम से उड़कर उसकी तरफ आ रहा था, और जैसे ही वह दोनों आपस में टकराने वाले थे, डाकिन की वह खूनी लाल आंखें एकदम से फैल गईं और वह किसी दरिंदे की तरह जोर से दहाड़ा। ह्योनवू पागलों की तरह इधर उधर कूदने लगा और पूरी जी जान से उसके उन जानलेवा हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा। अरे भाई, यह क्या बवाल है? यह नमूना तो पहले से भी कहीं ज्यादा फास्ट हो गया है। उसने अपनी आंखें फाड़कर देखा, और वह एकदम सुन्न होकर अपनी जगह पर खड़ा रह गया, क्योंकि एक बहुत ही विशाल स्वॉर्ड सीधा उसके सिर पर गिरने वाली थी। क्या यह सच में वही है? वह खूंखार स्वॉर्ड जमीन पर जिस भी जगह टकराई, वहां की जमीन एक ही झटके में टूटकर बड़े बड़े टुकड़ों में बिखर गई। ह्योनवू एकदम सदमे में उस जमीन पर बने नए और बहुत ही गहरे गड्ढे को घूरने लगा। डाकन की वह लाल खूनी आंखें अब बहुत ही भयानक तरीके से चमक रही थीं। इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खूबी यही है कि इसका हेल्थ जितना ज्यादा कम होता जाएगा, इसके स्टैट्स उतने ही ज्यादा भयंकर तरीके से बढ़ते जाएंगे। ह्योनवू ने तुरंत मौका देखा, अपने दांतों को बहुत ही कड़ी तरह से भींचा, और इस पूरी लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने के इरादे से आगे की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे जायंट स्ट्रेंथ स्किल में अब सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम बचा हुआ है, लेकिन इस गधे को धूल चटाने के लिए इतना टाइम बहुत है। वह दोनों बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत एक बहुत ही खूनी लड़ाई में भिड़ गए। ह्योनवू को उसके हर एक भयंकर वार को रोकने में पसीने छूट रहे थे। उसने अपने दांतों को एकदम कसकर भींचा और अपनी स्वॉर्ड को साइड की तरफ से बहुत ही खतरनाक तरीके से घुमाया। उस चमचमाती स्वॉर्ड ने एक ही झटके में डाकन की गर्दन पर एक और बहुत ही गहरा और दर्दनाक घाव बना दिया। डाकन की लाल आंखों ने एकदम पागलों और खूंखार दरिंदों की तरह ह्योनवू को घूरा, और फिर उसने इतनी खौफनाक ताकत से ह्योनवू को टक्कर मारी कि हमारा हीरो फर्श पर बुरी तरह से घिसटता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर रुक नहीं पा रहा था।
लेकिन भाई लोग, हियॉन वू भी कोई बच्चा नहीं है। वह एक ही पल में अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीधा डेकन के ठीक पीछे प्रकट हो गया। उसका इरादा एकदम साफ था। वह उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर वार करके इस गेम को यहीं खत्म करना चाहता था। उसने पूरे जोश में चिल्लाकर अपना स्किल इस्तेमाल किया, प्रोफाउंड हेवन स्टेप। एक ही पल में उसकी आंखों में एकदम पक्का इरादा था और उसने सही निशाना लगाकर अपनी स्वॉर्ड घुमा दी। लेकिन डेकन ने भी अचानक से अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया और हियॉन वू के हाथ में मौजूद उस भारी स्वॉर्ड को अपने नंगे हाथों से ही कसकर पकड़ लिया। वह दोनों एक दूसरे से किसी पहाड़ की तरह टकराए और पूरा का पूरा बैटलफील्ड उनके उस खौफनाक प्रेशर और ताकत से बुरी तरह से कुचलने लगा। तांगाए, यह सारा का सारा बवाल और तबाही वाला नज़ारा एकदम सदमे में और हक्के बक्के होकर देख रहा था। तभी सिस्टम की उस रोबोटिक आवाज़ ने अनाउंस किया, जायंट स्ट्रेंथ का टाइम अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा टेम्पररी स्ट्रेंथ स्टैट अब वापस से कम हो गया है। वह पूरा का पूरा एरिना अब एकदम गहरे और उथले घावों और कटे हुए निशानों से भर चुका था। वह दोनों खूंखार लड़ाके अब जमीन पर चित पड़े थे और बहुत ही बुरी तरह से हाँफ रहे थे। क्या उन दोनों की यह मौत की लड़ाई किसी ड्रॉ पर आकर खत्म हो गई? डाकिन का वह विशाल शरीर अब धीरे धीरे हवा में गायब होने लगा था और उसके साथ ही उसकी वह खूंखार स्वॉर्ड भी गायब हो गई। हियॉन वू जमीन पर उठकर बैठा और उसने चारों तरफ देखा और फिर चैन की एक बहुत ही लंबी सांस छोड़ी। फाइनली, मैं जीत गया। भले ही यह सिर्फ एक नकली क्लोन था, लेकिन इसके अंदर पूरा का पूरा डेकन का ही डेटा भरा हुआ था। अगर यह क्लोन इतना खतरनाक था, तो फिर असली वाला डेकन सच में कितना ज्यादा ताकतवर होगा। तब सिस्टम की वह घंटियां बजने लगीं और पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बोर्ड शानदार नोटिफिकेशन से भर गया। बधाई हो, तुमने यह भयंकर मिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब तुम्हें तुम्हारा शानदार रिवॉर्ड मिलेगा और तुम सीधे 9th फ्लोर पर आगे बढ़ोगे। ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं। अक्यूमुलेटेड स्टैट्स हासिल कर लिए गए हैं। प्रिजर्विंग अक्यूमुलेटेड स्टैट्स जमा हो गए हैं। स्ट्रेंथ स्टैट सीधे 10 पॉइंट बढ़ गया है। अक्यूमुलेटेड एजिलिटी स्टैट 10 पॉइंट बढ़ गया है। अक्यूमुलेटेड स्टैमिना स्टैट भी 10 पॉइंट बढ़ गया है और माना स्टैट भी 10 पॉइंट बढ़ गया है। हियॉन वू के शरीर में जैसे एक नई जान और भयंकर एनर्जी वापस आ गई थी। वह एकदम से एक्साइटमेंट में उछलते हुए खड़ा हो गया। क्या बात है, सीधे 10 पॉइंट? चलो भाई, मजे ही मजे। जब मैं नॉर्मल तरीके से शिकार करता हूँ तब मुझे मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स ही मिलते हैं, और यहाँ तो मेरे सारे के सारे स्टैट्स सीधे 10 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। वह उस टेलीपोर्टेशन गेट के ठीक सामने पूरे स्वैग में खड़ा हुआ और खुशी से चिल्लाया, सच में यह बहुत ही अमेजिंग और बवाल रिवॉर्ड है। यह चैलेंज सच में एकदम हटके और यूनिक है। मुझे पक्का यकीन है कि जिंदगी में ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इस बार उस गेट के दूसरी तरफ का नज़ारा कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना सा लग रहा था। हियॉन वू ने उस पुराने लेकिन एकदम खाली और सुनसान नज़ारे को बहुत ही दुखी मन से देखा। अरे यार, फिर से वही बोरिंग एरिना। और तभी सिस्टम की वह ठंडी और रोबोटिक आवाज़ एक बार फिर से पूरे कमरे में गूंज उठी। 9th स्टेज में तुम्हारा स्वागत है। इस 9th स्टेज का भयंकर रिवॉर्ड है आयरन ब्लड हार्ट। और इस टेस्ट की सबसे खतरनाक कंडीशन यह है कि तुम्हारा सबसे करीबी और सबसे प्यारा दोस्त तुम्हें धोखा देगा और तुम्हारे खिलाफ मौत की लड़ाई लड़ेगा। अगर तुम इस भयंकर मैच को जीत लेते हो तो ही तुम्हें यह शानदार आयरन ब्लड हार्ट मिलेगा। यह खौफनाक कंडीशन सुनते ही हियॉन वू पूरी तरह से सुन्न हो गया। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या उस इंसान के साथ लड़ाई जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ? उसके ठीक बगल में खड़ा तंगाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। अगर मास्टर को किसी ऐसे इंसान से लड़ना है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि अब मुझे मास्टर से लड़ना पड़ेगा? तंगाई अंदर ही अंदर लड्डू फोड़ रहा था। दूसरी तरफ हियॉन वू एकदम चुपचाप खड़ा अपने सामने उस भयंकर दुश्मन के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल बिजली की स्पीड से दौड़ रहे थे। यह मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसमें एक भी गलती हुई तो मैं इसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे सच में अपने सबसे प्यारे इंसान से लड़ना है तो मुझे रिवॉर्ड हासिल करने के लिए बस उन्हें बुरी तरह से हराना होगा, है ना? उसके दिमाग में सबसे पहले अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों का धुंधला सा चेहरा सामने आया। अगर सामने मेरा वह बीमार और बिस्तर पर पड़ा हुआ बाप आ गया, या फिर मेरी वह बेचारी माँ आ गई जो दिन रात एक करके उनकी देखभाल कर रही है, तो क्या होगा? मैं उन बेचारों को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? सिस्टम की वह ठंडी आवाज़ किसी मौत के फरमान की तरह लग रही थी। प्लेयर के डेटा में से उसके सबसे प्यारे इंसान को स्कैन किया जा रहा है। यॉन वू को अंदर ही अंदर बहुत भयंकर दर्द महसूस हो रहा था और उसने डर के मारे अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली। कुछ ही सेकंड्स के बाद एक बहुत ही तेज नोटिफिकेशन की आवाज़ सुनाई दी। डेटा एनालिसिस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान का वर्चुअल कैरेक्टर सफलता के साथ बना लिया गया है। ह्योन वू ने बहुत ही डरते डरते और एकदम सावधानी से अपने सामने खड़े उस दुश्मन को देखने के लिए अपनी आंखें खोली। सिस्टम ने बहुत ही मज़े लेते हुए और चिढ़ाते हुए कहा,
कृपया किसी भी हाल में इस मैच को जीत कर दिखाओ। श्योन वू बिना पलक झपकाए बस सामने वाले बंदे को घूरे जा रहा था और वह पूरी तरह से शॉक्ड था। वह जाने पहचाने बाल और वह चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि योंगचान था, जिसने एक बहुत ही भारी आर्मर पहना हुआ था और वह एकदम ठंडे और खूंखार चेहरे के साथ चुपचाप हियोनबू को घूर रहा था। उसे अपने सामने खड़ा देखकर हियोनबू हकलाते हुए बस उसका नाम ही ले पाया, योंगचान। उसके बगल में खड़ा तंगाए यह देखकर गुस्से से लाल हो गया और जोर से चिल्लाया, मास्टर, आप एक नंबर के धोखेबाज और घटिया इंसान हो। हियोनबू ने एकदम कंफ्यूज होकर नीचे उसकी तरफ देखा। क्या बकवास कर रहा है? कर रहा है बे? अचानक से तुझे क्या मिर्गी का दौरा पड़ गया? ह्योनबू ने वापस से उस चुपचाप खड़े योंगचान के क्लोन की तरफ देखा और वह अभी भी बहुत ज्यादा हैरान था। योंगचान। उसके दिमाग में एक के बाद एक सारी पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह चलने लगीं। क्या इस एरिना के डेटा ने सच में मेरे दिमाग को पट लिया है? वह एक लौता दोस्त जिसने मेरी हर एक मुश्किल में मेरी सबसे ज्यादा मदद की है। योंगचान के वह सारे मैसेज से लेकर रियल लाइफ के पल उसकी आंखों के सामने आ गए। मेरे भाई ह्योनवू, मुझे जवाब दे। मुझे तेरी इस खराब हालत के बारे में सब कुछ पता है। तुझे क्या लगता है कि दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त ऐसे ही बुरे वक्त में साथ खड़े होने के लिए तो होते हैं। सुन ले मेरे भाई, अगर तू अब दोबारा मेरी नज़रों के सामने से गायब हुआ तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ह्योनवू यह सब याद करके थोड़ा सा इमोशनल हो गया। उसे अब पूरी तरह से समझ आ रहा था कि आखिर योंगचान ही क्यों सामने आया है। वह मेरा सबसे बड़ा तारणहार है, जिसने मुझे जिंदगी में यह दूसरा शानदार मौका दिया है। ह्योनवू के अंदर इमोशंस का पूरा समंदर उमड़ पड़ा। वह एक लौता परिवार है जिसने एकदम आखिरी दम तक मेरा पूरा साथ दिया था। ह्योनवू ने अपनी मुट्ठी को बहुत ही कड़ी तरह से भींच लिया। उसने अपने दिमाग में फैसला कर लिया था, अगर मुझे इस बंदे को सिर्फ एक शब्द में बताना हो तो वह क्या होगा? ह्योनवू अचानक से बहुत ही शातिर तरीके से मुस्कुराया और उसने पूरे कॉन्फिडेंस में कहा, मेरे भाई, तेरे इस भारी कर्जे को मैं सिर्फ 1 या 2 बार में नहीं चुका सकता। सामने खड़े योंगचान के क्लोन ने भी उसकी तरफ देखकर स्माइल की, जैसे वह उसकी बात को समझ रहा हो। लेकिन भाई लोग, अगले ही सेकंड एक बहुत ही भयंकर धमाका हुआ और एक जोरदार मुक्के से योंगचान का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा एक तरफ बुरी तरह से मुड़ गया। चूंकि बात अब यहाँ तक आ ही गई थी, तो श्योनवू ने एक बहुत ही खौफनाक स्माइल दी और बिना कोई रहम दिखाए अपनी पूरी भयंकर ताकत के साथ उस पर टूट पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, क्या यह सब कुछ ऐसा ही नहीं है? श्योनवू पागलों की तरह जोर जोर से हंसता जा रहा था और एक के बाद एक भयंकर मुक्कों की बरसात कर रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा सुकून और रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। योंगचान मेरे भाई, तू तो बहुत अच्छे से जानता है कि मैं अपने दिल में कोई भी कड़वाहट नहीं रखता, है ना? लेकिन सच कहूं तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि सामने तू आया है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा से तेरा बहुत बड़ा कर्जदार हूं। अब बता, मैं क्या करूं? यह सब बहुत सीरियस है। तांगाए यह सारा खूनी और वायलेंट नज़ारा देखकर एकदम सन्न रह गया था और उसका चेहरा डर के मारे एकदम काला पड़ गया था। दूसरी तरफ ह्योनवू बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट में उसे पीटते हुए तसल्ली दे रहा था, मेरे भाई, मैं आज रात तुझे अपनी तरफ से एकदम मस्त चिकन पार्टी दूंगा। वह बुरी तरह से पिटा हुआ और खून से लथपथ योंगचान का क्लोन हार मानते हुए जमीन पर हाथ पटकने लगा। तंगई की आवाज डर के मारे हकला रही थी, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मास्टर का सबसे प्यारा इंसान मैं नहीं था, वरना आज मेरा तो कीमा बन जाता। उसी वक्त एकदम असली दुनिया में बैठे योंगचान को अचानक से अपने हाथों में एक अजीब सी खुजली महसूस हुई और उसे कांग श्योनवू को बहुत ही बुरी तरह से पीटने की एक भयंकर इच्छा होने लगी। इधर एरिना में योंगचान के क्लोन का वह बुरी तरह से सूजा हुआ शरीर हवा में कांपने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। सिस्टम की आवाज ने अनाउंस किया, तुमने इस शानदार टेस्ट को पास कर लिया है। तुम्हें तुम्हारे पॉइंट्स दे दिए गए हैं। सिस्टम का वह बड़ा सा बोर्ड एक बहुत ही एक्साइटिंग आवाज के साथ बाहर निकल कर आया। स्किल तुम्हारे अकाउंट में ऐड कर दिया गया है, इमूवेबल हार्ट। तुम्हारे पास अब एक ऐसा दिल है जिसे कोई भी चीज हिला नहीं सकती। यह एक ऐसा दिल है जिसे तुम्हारे शरीर के साथ एकदम परफेक्ट तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए ट्रेन किया गया है। टाइप परसिस्टेंट, रैंक स्पेशल, प्रोफिशिएंसी एफ, इफेक्ट, अगर तुम्हारे दुश्मन का माना स्टैट तुमसे कम है तो उसके सारे हमलों का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, और अगर दुश्मन का माना स्टैट तुमसे ज्यादा है तो तुम्हें उसके हमलों के खिलाफ 5% का रेजिस्टेंस मिलेगा। स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठा सर्पेंट यह सब देखकर बुरी तरह से कांप रहा था, जहां शियोनवू खुशी के मारे अपना हाथ हवा में उठा रहा था। एक स्पेशल इम्यूनिटी वाला स्किल? सच में यह एक बहुत ही बवाल रिवॉर्ड है। सर्पेंट ने पागलों की तरह उस स्क्रीन की तरफ अपनी उंगली दिखाई और अपने ठीक पीछे बैठे लेब्रॉन से सवाल करने लगा, अरे ओ भाई, इधर देखो जरा, ये कैसा खूंखार और नीच लड़का है यार। कोई इंसान अपने ही सबसे प्यारे दोस्त को इस तरह पैनकेक की तरह कैसे पीट सकता है? लेब्रॉन ने बहुत ही शांति और स्वैग के साथ चाय पीते हुए जवाब दिया,
जब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार उस 9 फ्लोर पर पहुंचा था, तब मेरी आंखें भी बिल्कुल नहीं डगमगाई थीं। जब उस टेस्ट में तुम मेरे सामने दुश्मन बनकर प्रकट हुए थे, तो मैं भी बिल्कुल इसी लड़के की तरह खुशी से पागल हो गया था, और मैंने भी तुम्हें बुरी तरह से धोया था। यह सुनकर सर्पेंट का खून खौल उठा, और वह पागलों की तरह गालियां देने लगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तुम एक नंबर के वायलेंट इंसान हो। लेब्रॉन ने थोड़ा लाचार होते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। भाई, मुझे वायलेंट बुलाना थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसके ठीक पीछे ह्योन वू की एक धुंधली सी परछाई प्रकट हो रही थी। उसने एकदम हैरान होकर इस सारे नज़ारे को देखा। तब सिस्टम ने बहुत ही तेज़ी से अनाउंस किया, तुमने यह 9th फ्लोर पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। प्लेयर को अब सीधे 10th फ्लोर पर भेजा जाएगा। ह्यून वू एकदम से चौंकते हुए जोर से चिल्लाया, हैं? मास्टर आप यहाँ?